हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर सेकंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसका थ्योरेटिकल पार्ट एंड जो भी प्रैक्टिकल पार्ट हम कर चुके हैं उसका एक ओवरव्यू लेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप में कुछ भी चेंजेस आते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप के अंदर, तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म बोला जाता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जो आपके लॉज बताता है, क्या रूल्स गवर्न करते हैं वो बताता है। अब आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, अगेन बना रहे हो, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। अगेन से रूल्स बनेंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन फिर उसी के अकॉर्डिंग काम करेगी। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या इंक्लूड होता है। नंबर 1, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। पहले से ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, आपके पार्टनर्स वही हैं और उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई, मतलब रूल चेंज हो गया। अगर किसी भी पार्टनरशिप के अंदर नए पार्टनर को आप एडमिट करते हो, या ऑर्गेनाइजेशन में से कोई भी पार्टनर रिटायर हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो इन सब को हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। लास्ट जो टर्म है अमलगामेशन ऑफ फर्म्स, यहाँ पर क्या होता है, अमलगामेशन का मतलब होता है मिलना जुड़ना। यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है कि जो दो पार्टनरशिप फर्म्स हैं अलग अलग होती हैं और वो बाद में दोनों मिलकर एक नई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करती हैं। जैसे दो पार्टनरशिप फर्म्स हैं, एक ए बिज़नेस है, एक बी बिज़नेस है। ए बिज़नेस ने और बी बिज़नेस ने दोनों ने मिलके एक नया बिज़नेस फॉर्म किया जिसका नाम रखा सी बिज़नेस। तो जो उन दोनों ने अपना बिज़नेस फॉर्म किया, मिक्स किया, मतलब इकट्ठा किया और उसके बाद न्यू बिज़नेस फॉर्म किया, इस प्रोसेस को बोलते हैं अमलगमेशन ऑफ फर्म्स। की दो फर्म्स मिलकर एक नया बिज़नेस फॉर्म करती हैं। तो ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं, चाहे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के अंदर चेंज होगी, चाहे न्यू पार्टनर एडमिट होगा, रिटायर होगा, डेथ होगी, या फिर बिजनेस मिलेंगे आपस में, तो उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट है, इस टाइम पर अब हमको क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में रेशो चेंज होगी तो हम क्या क्या एडजस्टमेंट्स करेंगे। नंबर 1 है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। हम सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो निकालेंगे। अकाउंटिंग फॉर गुडविल को किस तरह से ट्रीट करना है ये देखेंगे। वैसे हम प्रैक्टिकल पार्ट ये सब कुछ कर चुके हैं, अब सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट में आगे आगे ये सारी चीज़ें एक एक करके आती जाएंगी और हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। जब हम ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को माइनस कर देते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने कितना सेक्रीफाइस किया। अब क्योंकि हमारे जो फर्म है उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो तो कितने रहेंगे, 100% ही रहेंगे हमेशा। तो जब भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं तो कुछ पार्टनर गेन करते हैं, कुछ पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो जो भी वो गेन कर रहा है पार्टनर, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कुछ पे करेगा उसका शेयर परचेज करने के लिए। इसीलिए हम सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो निकालते हैं और आगे जब हम अकाउंटिंग फॉर गुडविल करते हैं तो उसके अंदर हम उसकी पेमेंट भी करते हैं। जितना हमने उसका शेयर गेन किया है उतने की पेमेंट हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कर देते हैं। नेक्स्ट है गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला अपोजिट हो जाता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। जब आप नई रेशो जो आपकी आई है उसमें से पुरानी वाली माइनस कर दोगे तो आपको गेनिंग रेशो पता चल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है गुडविल। गुडविल क्या होती है, गुडविल मीन्स गुड नेम और रेपुटेशन अर्नड बाय अ फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर्स। गुडविल का सिंपली क्या मतलब है कि एक बिजनेस की कितनी रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, उसने कितना पैसा कमाया। पैसा तो हर कोई कमाता है, नाम कितना कमाया है, लोग उसके ऊपर कितना विश्वास करते हैं, ये एक बिजनेस की गुडविल होती है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर उसकी क्या है, गुडविल अच्छी है, अगर उसने लोगों का विश्वास कमाया है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी सेल्स भी ज़्यादा होंगी, सेल्स ज़्यादा होंगी तो प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होंगे। तो वो सारी क्या है, साइकिल है, वो चलती रहती है। लेकिन हम कितना उसने लोगों का विश्वास कमाया, कितना उसने अपनी इमेज बनाई मार्केट के अंदर, वो होती है गुडविल। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ गुडविल। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड लिंडले,
द टर्म गुडविल इज़ जनरली यूज टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शंस एंड रेपुटेशन। आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं आपके मार्केट के अंदर रेपुटेशन होने से। मार्केट के अंदर अगर आपकी रेपुटेशन है तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे परचेज़ करना पसंद करेंगे, वो आगे भी लोगों को रेकमेंड करेंगे कि वो आपसे परचेज़ करें। तो इससे क्या होगा, इससे जो आपको बेनिफिट मिलता है वही हमारी क्या होती है, गुडविल होती है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, क्या क्या होते हैं। नंबर 1, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल कौन सी होती है, जिसे हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो रेपुटेशन को हम टच तो कर नहीं सकते, ओनली फील कर सकते हैं कि हमारी मार्केट के अंदर रेपुटेशन है। नेक्स्ट है इट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट्स। चाहे ये इंटेंजिबल एसेट्स है बट फिर भी वैल्यूएबल एसेट है, क्योंकि इससे हमको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। हम ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, हमारी रेपुटेशन अच्छी होती है, सेल्स बढ़ती हैं, तो ये एक वैल्यूएबल एसेट्स है। तो इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट्स। ऑब्वियस ही बात है कि जब आपकी रेपुटेशन अच्छी है तो प्रॉफिट्स भी आप ज़्यादा कमा सकते हो। इट्स वैल्यू इज़ लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशंस। जो गुडविल की वैल्यू है वो क्या होती है, हमेशा बढ़ती घटती रहती है। ऐसा नहीं है कि स्टेबल रहेगी, कि जैसी आपकी रेपुटेशन है चलती ही रहेगी हमेशा, नहीं। इसकी जो वैल्यू है जब हम इसको मॉनेटरी टर्म्स में लेकर आते हैं तो वो बढ़ती घटती रहती है। इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। अगर आप कहो कि गुडविल की आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो वो आप सिर्फ तभी निकाल सकते हो जब आपका एंटायर बिजनेस सेल हो जाता है। ये हम आगे करेंगे कैसे निकलती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल, और क्योंकि गुडविल मॉनेटरी टर्म्स में तो होती नहीं है, तो इसके ऊपर एक एग्जैक्ट वैल्यू दे देना कि आपके बिज़नेस की इतनी गुडविल है, वो भी बहुत डिफ़िकल्ट है। हर कोई जो भी दे रहा है या जो भी अकाउंटेंट है, हर किसी की अपनी डिफरेंट हो सकती है, इसके अंदर बायसनेस आ सकती है। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या क्या फैक्टर हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1, फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस, कि जहाँ पर फेवरेबल, अगर आपका बिजनेस मार्केट के बीचों बीच है जहाँ पर सारा दिन कस्टमर्स होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके बिजनेस के लिए फेवरेबल लोकेशन है और आपकी गुडविल ज़्यादा ही होगी। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, अगर आपकी जो मैनेजमेंट है एफिशिएंट है, बहुत अच्छे से काम करती है, तो भी आपकी गुडविल ज़्यादा होगी। द लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस कितना पुराना है, कब से चलता आ रहा है। अगर बहुत पुराना है तो भी जो उसकी गुडविल है बिजनेस की वो बढ़ जाती है। नेचर ऑफ गुड्स, किस तरह के गुड्स आप सेल करते हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी जो फर्म की गुडविल है वो कैसी होगी। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ लाइसेंस, अगर आपके पास लाइसेंस है, आप हर एक रूल को फॉलो कर रहे हो, लीगल काम कर रहे हो, तो भी आपकी जो गुडविल है वो इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। आप लोगों ने मोनोपोली पढ़ा था लास्ट ईयर इकोनॉमिक्स के अंदर, जहाँ पर मोनोपोली क्या होता है, सिंगल सेलर होता है एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। तो अगर आपका जो काम है, आप मोनोपोली रखते हो अपने काम में, जो भी आपका बिजनेस है आपकी मोनोपोली है उसमें, तो उस टाइम पर भी आपकी गुडविल इंक्रीज़ हो जाती है। रिस्क इन्वॉल्व, आपके बिजनेस में कितनी रिस्क इन्वॉल्व है उस पर भी डिपेंड करेगा कि गुडविल कैसी रहेगी। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स आपके कैसे चल रहे हैं, इंक्रीजिंग हैं, डिक्रीजिंग हैं, उसके बेस पर भी आप पता लगा सकते हो कि आपकी गुडविल बढ़ रही है या घट रही है। मतलब ऑब्वियसली प्रॉफिट अगर आपके कई सालों से बढ़ रहे हैं, हर साल इंक्रीजिंग में है, तो आपकी गुडविल भी इंक्रीज़ हो रही है। फ्यूचर कंपटीशन के बेस पर भी हम गुडविल, अगर आपका कोई अच्छा कॉम्पिटिटर आ जाता है जो आपसे अच्छा सेल करता है या अच्छी रेपुटेशन कमा लेता है, तो आपकी गुडविल पर उसका इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट है कैपिटल रिक्वायर्ड, कैपिटल कितनी आपको चाहिए कि बिजनेस के अंदर, वो भी डिपेंड करता है, वो भी अफेक्ट करता है गुडविल की वैल्यू को। उसके बाद अदर फैक्टर्स के अंदर गिवन है गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, आपके इंडस्ट्री के साथ रिलेशन कैसे हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशन कैसी है, पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं। ये सिर्फ आपको बता रखे हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं गुडविल को। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 है परचेज्ड गुडविल एंड नंबर 2 है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक एक करके करते हैं हम। नंबर 1 है परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल कौन सी होती है, जो आप
परचेज करते हो, मतलब आपने किसी और का बिजनेस परचेज किया और उस टाइम पर आपने उसकी गुडविल भी परचेज कर ली, वो तो होती है परचेज्ड गुडविल। इट इज़ द गुडविल विच इज़ एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट, जिसको आप पेमेंट करके एक्वायर करते हो, लेते हो, वो होती है परचेज्ड गुडविल। अब परचेज्ड गुडविल को हम कैसे निकाल सकते हैं? इसको कैसे निकाल सकते हैं? जितना भी आपने, जैसे कोई बिजनेस था वो 20 लाख का था और अगर आप उसके लिए 22 लाख रुपीज़ पे कर रहे हो तो वो जो ऊपर के 2 लाख रुपीज़ पे कर रहे हो वो आपकी क्या है? गुडविल है। ठीक है, इसके अंदर दे भी रखा है द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन मतलब जितने में आप उसको परचेज कर रहे हो ओवर इट्स नेट एसेट्स, उसकी नेट एसेट्स पे, नेट एसेट्स का फॉर्मूला गिवन है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। कोई भी फर्म है जिसकी 25 लाख की एसेट्स थी और 5 लाख की आपने उसकी लायबिलिटीज़ ले ली, ठीक है, तो 25 लाख की एसेट्स ले रहे हो, 5 लाख की लायबिलिटीज़ ले रहे हो, तो 5 लाख की लायबिलिटीज़ आप ही पे करोगे, तो आप एसेट्स के लिए उसको कितना पे करोगे? 20 लाख रुपीज़, 25 माइनस 5 लाख, तो 20 लाख पे करोगे। अब आपका बिजनेस तो परचेज हो जाना था 20 लाख के अंदर, लेकिन आप उसको पे कर रहे हो, परचेज कंसिडरेशन आपकी है 22 लाख, तो वो क्या है? जो ऊपर के 2 लाख हैं वो परचेज्ड गुडविल है। ठीक है, जो परचेज्ड गुडविल होती है इसको आप परचेज करते हो तो इसको आप बुक्स के अंदर भी दिखाते हो, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। उसको फिर हम सारा ट्रीटमेंट भी करते हैं गुडविल का, जैसे भी हम जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं गुडविल का, और इसको फिर हम अमोर्टाइज भी करते हैं, जैसे हमने क्लास +1 में किया था। हम टेंजिबल एसेट्स को डेप्रिशिएट करते हैं और इनटेंजिबल एसेट्स को अमोर्टाइज करते हैं। तो जो ये गुडविल आप परचेज करते हो इसको ईयर बाय ईयर, क्योंकि हमने इसके लिए पे कर रखे हैं 2 लाख रुपीज़, उसको अमोर्टाइज करते रहते हैं आगे आने वाले ईयर्स में। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये क्या होती है? इट इज़ इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइज फ्रॉम अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट विच आर ऑनगोइंग बिजनेस प्रोसेसेस। आपका जो बिज़नेस चल रहा है वैसे ही चल रहा है, और बिज़नेस चलते चलते जो आप रेपुटेशन अर्न कर रहे हो या आप लोगों का विश्वास जीत रहे हो, वो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, कि वो हमने खुद ने जनरेट की है। उसकी वैल्यू निकालने भी बहुत मुश्किल है कि हमने कितनी गुडविल कमाई है। वो वाली जो गुडविल है आपको कब पता चलेगी? जब आप एंटायर बिजनेस सोल्ड कर दोगे, जो हम अभी कैरेक्टर 6 के अंदर करके आए थे। ठीक है, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल, क्योंकि हम इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू लगा नहीं सकते, तो इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी नहीं दिखाते और इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, ना ही अमोर्टाइज की जाएगी, क्योंकि हमारे पास इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। 3 मेथड्स किए थे हमने, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड 2 बेसिस पर होता है, एवरेज प्रॉफिट्स के बेसिस पर और सुपर प्रॉफिट्स के बेसिस पर। ये हम डिटेल में ऑलरेडी कर चुके हैं, फॉर्मूलाज वगैरह हम कर चुके हैं, हमने प्रैक्टिकल्स भी कर लिए हैं। तो ये जो है इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको जब किए थे तब दे दी थी, तो ये सब आपने अभी अपने आप ही करने हैं। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब हम कर रहे थे ये वाला चैप्टर तो उसमें हमने किया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब भी चेंज होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में, तो उस टाइम पर हम गुडविल को कैसे अकाउंटिंग करते हैं, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं। गुडविल के लिए हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, और गुडविल हमको बुक के या तो हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होती है, और अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन तो हमको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। तो जो हमने मेथड्स किए हैं गुडविल के, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम गुडविल निकालेंगे, और उसके बाद जो भी सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो है उसमें उस गुडविल को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, जो गेनिंग पार्टनर होता है वो डेबिट होता है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट हो जाता है। अब इनका भी हमने रूल किया था कि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो क्रेडिट क्यों हो रहा है और गेनिंग पार्टनर डेबिट क्यों हो रहा है। गेनिंग पार्टनर क्या करता है, गेनिंग पार्टनर ने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से उसका शेयर परचेज किया तो उसके बदले में उसको कुछ पेमेंट करता है। तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि उसकी जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वो जो गेनिंग पार्टनर है वो उसको क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। और उसी तरह से जो गेनिंग पार्टनर है वो पेमेंट कर रहा है तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, उसका कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर देते हैं। या फिर हमने दूसरा रूल किया था कि जो रिसीवर है वो कौन है, गेनिंग पार्टनर है,
उसको हम डेबिट कर देंगे, और जो गिवर है वो कौन है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ये था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। आपकी बिजनेस के अंदर आपका जो जितने टाइम से भी बिजनेस चल रहा है उसके अंदर कुछ रिजर्व्स होंगे या फिर प्रॉफिट्स होंगे, उसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा जब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर दोगे। तो सबसे पहला तो आता है व्हेन दीज आर टू बी ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट्स। अगर तो बिजनेस रेडी है कि उनके कैपिटल अकाउंट्स में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो हम सिंपली क्या करते हैं, रिजर्व्स को और जो भी आपकी क्या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, जितने भी रिजर्व्स पड़े हैं हम उनको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं सिंपल जर्नल एंट्री से। जैसे कि अगर आपका कोई प्रॉफिट होगा तो हम उनके कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि उनका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएंगे, और अगर कोई लॉसेस हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, तो उनके जो कैपिटल अकाउंट है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो जब अगर उनके कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो प्रॉफिट्स को हम क्रेडिट कर देते हैं और लॉसेस को डेबिट कर देते हैं। पर ऑन द अदर साइड जब वो ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते, व्हेन दीज आर नॉट टू बी ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट्स, उस केस में फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। और उसी तरह से जैसे हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, हमें किसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का और रिजर्व्स का, क्योंकि हम उनके कैपिटल अकाउंट में तो ट्रांसफ़र कर नहीं रहे हैं। तो जो भी हमने उनसे जो भी पार्टनर्स हैं उसमें जो भी गेन कर रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है, वो आपस में ही क्या कर लेंगे, एक एडजस्टमेंट कर लेंगे, जितना भी ऊपर का जितना वो गेन कर रहा है उसके बदले में वो उसको पेमेंट कर देगा, और हम इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे जैसे हम गुडविल में करते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। अब जब भी पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज होगी उस टाइम पर आप क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन भी करेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का। तो इसके लिए भी दो ही चीज़ें हैं, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। जब भी आप रिवाइज्ड वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने किया था जब हमने प्रैक्टिकल पार्ट किया था, तो ये किस बेसिस पर बनता है, नॉमिनल रूल के बेसिस पर भी। जो भी आपके लॉसेस या एक्सपेंसेस होंगे आप उसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, और जो भी आपकी इनकम्स होंगी उसको आप क्रेडिट करते जाते हो। तो जब भी रिवाइज वैल्यूज़ को अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हम उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये तो हम सारी की सारी प्रोसेस ऑलरेडी कर चुके हैं। और नेक्स्ट है व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज़ आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। जब अगर आप रिवाइज्ड वैल्यूज़ को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो भी आपको दे रखी हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज़ की, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की रिवैल्यूएशन से क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, तो वो हम क्या करेंगे, पहले इफ़ेक्ट देखेंगे कि हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और उसके बेसिस पर हम उसको फिर डिवाइड कैसे करते हैं, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में। जब हम रिवाइज्ड वैल्यूज़ को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो उसको सेक्रीफाइसिंग गेनिंग में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और इन दोनों केसेस में एक मेजर डिफरेंस क्या होता है, जब तो आप रिवाइज्ड वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो नेक्स्ट बैलेंस शीट के अंदर जो रिवाइज्ड वैल्यूज़ हैं वो दिखाई जाती हैं, और जब रिवाइज्ड वैल्यूज़ को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो पहले तो रिवैल्यूएशन की वजह से जो भी आपके प्रॉफिट या लॉसेस हैं वो आप सेक्रीफाइसिंग गेनिंग के अंदर बांटोगे, और उसके बाद जो भी रिवाइज्ड वैल्यूज़ है उसको नहीं, बल्कि जो पहले वाली वैल्यूज़ चल रही थी बैलेंस शीट के अंदर उन्हीं वैल्यूज़ को न्यू वाली बैलेंस शीट के अंदर आप कैरी फॉरवर्ड करते हो। मतलब जो भी रिवाइज्ड वैल्यूज़ हैं उन्होंने हमको उसमें ही बोल रखा है डायरेक्टली कि रिकॉर्ड करना ही नहीं है, तो हम नेक्स्ट वाली बैलेंस शीट के अंदर उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो भी चेंजेस आ रहे हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के अंदर, प्रॉफिट है या लॉस है, उसको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में डिवाइड कर देंगे। तो ये था एक ओवरव्यू सेकंड चैप्टर का, जो भी हमारी थियोरी का थोड़ा बहुत पॉइंट रहता था पार्ट, जैसे गुडविल हमने नहीं किया हुआ था तो वो हमने कर लिया है। थैंक यू।